जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद अपने यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। और आज की हमारी टॉपिक होगी अरस्तू। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस है आपका सब्जेक्ट और यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट है तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप बीए भी कर रहे हैं या एमए भी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल होगा। आप इस लेक्चर को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा इस लेक्चर की अहमियत क्या है। इसके बाद अरस्तू के बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे ज्ञान आपको इस लेक्चर से हासिल हो जाएंगे। चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं अरस्तू को। अरस्तू का जो जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्टैगिरा नामक मैसेडोनिया में हुआ था। इसकी डेथ 322 बीसी में हो गई थी। और इसके पिता का जो नाम था वो निकोमाइकस था। और ये राजा एमिटॉस थ्री के दरबार में राजकीय चिकित्सक थे। किसके राज दरबार में थे? राजा एमिनटॉन्स। ये एग्जाम में पूछा गया है। और इनकी जो वाइफ का नाम था वो पाइथियस था। ये 342 बीसी में मैसेडोनिया के नरेश फिलिप ने अपने पुत्र सिकंदर की शिक्षा के लिए अरस्तू को बुलाया था। जो अरस्तू थे ये एक महान दार्शनिक, प्लेटो के शिष्य थे और एक महान सम्राट, विश्व विजेता जिसे कहा जाता है, सिकंदर के गुरु कहे जाते हैं। 334 बीसी में मैसेडोनिया से एथेंस इन्होंने लौटाए। फिर वहाँ पर एथेंस में लौट कर इन्होंने एक अपना विद्यालय खोला जिसका नाम रखा था द लाइसियस। और इनके गुरु प्लेटो ने कौन सा नाम रखा था? प्लेटो ने नाम रखा था एकेडमी रखा था अपने विद्यालय का नाम। और अरस्तू ने अपने इस विद्यालय में जो अध्यक्ष बनाया था एक्सनोक्रेटिस को बनाया था। और अरस्तू ने कहा था कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। ये उस समय की बात है जब सिकंदर की डेथ हो गई थी। तो जो एथेंस के थे लोग, उन्होंने अरस्तू के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। इसके पहले अरस्तू के गुरु प्लेटो के गुरु कौन था? सुकरात थे। सुकरात के खिलाफ भी एथेंस वासियों ने मुकदमा चलाया था, जिसके कारण उन्हें विष का प्याला पीना पड़ा था। तो इसी से दूर होने के लिए, इसी से बचने के लिए अरस्तू ने एथेंस वासियों को कहा था कि एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरा अपराध नहीं करने दूंगा। अरस्तू को सभी जानकारियों का गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि इसने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। मैक्सी अरस्तू के बारे में लिखता है कि अरस्तू प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक हैं और तुलनात्मक राजनीति का पिता अरस्तू को कहा जाता है। इसका कारण है कि इसने 158 संविधानों का अध्ययन किया था। ये 158 संविधानों का अध्ययन करना, जैसे हमें लगता है कि 158 संविधानों का अध्ययन करना कितना आसान है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन जब अरस्तू के समय में दास होते थे, तो दास जो होते थे वो क्या काम करते थे? दास इस सब अनेकों संविधान का दासों ने भी अध्ययन किया, जो अरस्तू के लिए फैक्ट वगैरह एक जगह इकट्ठा करके अरस्तू को दिया करते थे, जो उसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है। तो इसमें दासों ने बहुत हेल्प किया। तब 158 संविधानों का लगभग अध्ययन किया अरस्तू ने। संविधानवाद का पिता भी अरस्तू को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इसने जो शासन चलाने की प्रक्रिया को अपनाया था वो रूल ऑफ लॉ के द्वारा समर्थन किया था। उसके बाद आता है हमारा नागरिक समाज। नागरिक समाज को इंग्लिश में सिविल सोसाइटी कहते हैं। नागरिक समाज के आधुनिक विचारक का जन्मदाता है, क्योंकि इसने ही नागरिकता की पहली बात अच्छे से परिभाषा बताई थी कि नागरिक समाज कैसा होना चाहिए और वहाँ के नागरिकों का क्या अधिकार होना चाहिए, ये भी इसने बताया था। तो अरस्तू को कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। अरस्तू ने राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा है। चलिए आज जानते हैं अरस्तू की पुस्तकें। अरस्तू की पहली पुस्तक थी द पॉलिटिक्स। इसका मुख्य विषय था नगर राज्य, जिसे ग्रीक भाषा में पोलिस कहते हैं। पोलिस से ही पॉलिटिक्स निकला है। और इसकी दूसरी बुक थी द कॉन्स्टिट्यूशन में इसने 158 संविधानों का वर्णन किया है।
फिर निकोमेनियन इथिक्स था, जिसमें मानव की आत्मा का अध्ययन किया है। फिर इसका चौथा था द आर्ट ऑफ रेटोरिक था, जिसमें अलंकार शास्त्र, जो वाक्पटुता में अधिक कुशल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दृष्टि के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति सर, ये अलंकार शास्त्र में लगभग परिपक्व हैं। और ऐसे आप एक दो एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे कुमार विश्वास को भी देख सकते हैं। कुमार विश्वास भी पारंगत है, इन्हें वाक्पटुता में एक स्टेज पर रह के 4-5 घंटे बोल सकते हैं लगातार, लोगों को अपनी बातों से आकर्षित कर सकते हैं। तो उसके बारे में इसने बताया है इस बुक में। उसके बाद आता है यूडिमेनियन इथिक्स आता है, जिसमें आत्मा की अमरता की विवेचना किया है। फिर आता है उसके बाद इसकी 6वीं बुक है ऑन द पैथोगोरियंस है। और भी इसकी बहुत सारी बुक हैं, जो मुख्य इसमें 6 बुकें ही थी इसकी। द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, निकोमेनियन इथिक्स, द आर्ट ऑफ रेटोरिक, यूडिमेनियन इथिक्स, ऑन द पैथोगोरियंस। एमी फोस्टर लिखता है अरस्तु के बारे में कि अरस्तु की महानता का प्रमाण उसकी रचनाओं से मिलता है, ना कि उसकी जीवनी से। अब ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, जो एग्ज़ाम्स होते हैं TGT, PGT, UGC नेट के, तो उसमें कथन भी पूछ लिए जाते हैं। अब उसके बाद है पॉलिटिक्स, इसकी पुस्तक है, जो पॉलिटिक्स को 8 भागों में विभाजित किया है अरस्तु ने। वहीं पर बारकर ने इसको 3 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम खंड, जो आगे हम लोग पहला, दूसरा, तीसरा पढ़ेंगे, तो जो बारकर ने है वो प्रथम खंड में 1 से लेकर 3 तक पुस्तकों को रखता है। उसके बाद 1 से लेकर 3 भागों को रखता है, और द्वितीय खंड में 4 से 5-6 भागों को रखता है, और जो तृतीय खंड में है बारकर 7-8 भागों को रखता है। अब आते हैं जो इसके 8 भागों का एक एक वर्णन कर लेते हैं। प्रथम, राज्य की प्रकृति, उद्गम, आंतरिक संगठन तथा दास प्रथा का वर्णन किया है प्रथम भाग में। दूसरे भाग में इसने आदर्श राज्य और स्पार्टा के राज्य कैसा था इसका वर्णन किया है। तीसरा था राज्यों का वर्गीकरण किया है। चौथा भाग था जो वास्तविक शासन प्रणाली का वर्णन किया है। 5वें भाग में उसने वैधानिक परिवर्तन और क्रांति के कारणों का उल्लेख किया है। 6ठे में उसने लोकतंत्रों और अल्पतंत्रों को स्थिर बनाया जा सके। 7वीं और 8वीं में उसने किया है आदर्श राज्य, उनके सिद्धांतों की विवेचना की है। सेबाइन लिखता है अपने बुक में ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में आई थी। इसमें लिखता है कि अरस्तु आदर्श राज्य पर पुस्तक नहीं लिखता, बल्कि राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। और ये इसका स्लाइड कुछ अलग तरीके से है। ये स्लाइड, इसको कैसे पढ़ा जाए, चलिए इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। कैनी लिखता है अरस्तु के बारे में कि द पॉलिटिक्स एक पिछड़ी हुई और बेमेल रचना है। अब पॉलिटिक्स की आलोचना करता है कैनी कि द पॉलिटिक्स जो बुक है एक पिछड़ी हुई और बेमेल रचना है। वही मैकिलवेन लिखता है कि पॉलिटिक्स को राजनीति दर्शन के गौरव ग्रंथों में भ्रमपूर्ण क्रांति कहते हैं। पॉलिटिक्स को राजनीति दर्शन के गौरव ग्रंथों में भ्रमपूर्ण क्रांति कहते हैं। भ्रमपूर्ण क्रांति पॉलिटिक्स को किसने कहा है? मैकिलवेन ने कहा है। विल्डूरा ये एक उसका आलोचक है अरस्तु का। अरस्तु के बारे में कहता है ये प्लेटो नहीं, यहाँ पर अरस्तु रहेगा। अरस्तु गधे के उस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ का दूध चूस लेने के उपरांत उसे लात मार देता है। इसका तात्पर्य ये है। इसी प्रकार एक है ब्रूट्स, सीजर को कम प्यार नहीं करता परंतु रोम को अधिक प्यार करता है। उसी प्रकार अरस्तु के लिए प्लेटो प्यारा अवश्य है, परंतु सत्य और दर्शन उससे भी अधिक प्यारा है। ये जो ब्रूट्स और सीजर की जो एक कहानी है बहुत ही प्रचलित है। रोम एक राज्य था। रोम में ये होता था कि जब भी कोई संकट आता था वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रक्रिया से एकात्मक शासन प्रक्रिया हो जाती थी।
जिसे एक व्यक्ति को शासन की बागडोर दे दी जाती थी जब कोई भी युद्ध वगैरह, जब भी रोम पर कोई खतरा उत्पन्न होता था। तो वहाँ पर एक बार क्या हुआ, एक बार उसके युद्ध का खतरा मंडराने लगा, तो वहाँ पर जो सीजर था, तो सीजर को वहाँ की बागडोर दे दी गई और सीजर युद्ध से रोम को बचा ले गया। और उसका ब्रूटस जो था, उसका सीजर का बहुत ही अच्छा मित्र था, मतलब जिगरी दोस्त कहा जा सकता है। तो सीजर जब शासन गद्दी पा गया उस समय, तो फिर जब कह रहे रोम पे संकट हट गया, तो सीजर से कहा गया अब तुम गद्दी छोड़ दो। तो सीजर ने कहा कि नहीं, मैं गद्दी अब नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने ही रोम को बचाया है। तो जो ब्रूटस उसका सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो सीजर की हत्या कर देता है। तो इसी पे कहा जाता है कि जो ब्रूटस है वो सीजर को कम प्यार नहीं करता, परंतु रोम को अधिक प्यार करता था। उसी प्रकार जो अरस्तू है, प्लेटो का जो शिष्य है, वो प्लेटो को प्यार अवश्य करता है, परंतु सत्य या दर्शन उससे भी अधिक प्यारा है। अब अरस्तू और प्लेटो में थोड़ी तुलना देख लेते हैं। अरस्तू व प्लेटो की तुलना। प्लेटो राजनीतिक दर्शन का जनक है, अरस्तू राजनीतिक विज्ञान का जनक है, क्योंकि अरस्तू ने ही राजनीति विज्ञान और नैतिक विज्ञान दोनों को अलग किया था, इसीलिए राजनीतिक वैज्ञानिक का जनक अरस्तू को माना जाता है। प्लेटो राजनीतिक आदर्शवादी है, जबकि अरस्तू राजनीतिक यथार्थवादी है। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, वहीं पर अरस्तू आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। निगमनात्मक पद्धति क्या है कि व्यक्ति मरणशील है, ये एक सामान्य बात है। तो ए एक व्यक्ति है, ये भी मरणशील है, बी एक व्यक्ति है, ये भी मरणशील है, सी एक व्यक्ति है, ये भी मरणशील है। उसी तरह आगमनात्मक पद्धति जो होता है, ये सेम इसका उल्टा है कि ए मरणशील है, बी मरणशील है, सी मरणशील है। इसका मतलब ए बी सी, मतलब ए जो डी होगा वो भी मरणशील होगा। ये जो है आगमनात्मक पद्धति है। इसी प्रकार अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण प्लेटो के स्टेट्समैन से लिया है। जो अरस्तु अपने राज्यों का वर्गीकरण करता है वो प्लेटो के स्टेट्समैन से लिया है। फोस्टर का एक स्टेटमेंट है कि अरस्तु शुद्धतः सिद्धांतकार था, जबकि प्लेटो ऐसा नहीं था। ये किसका स्टेटमेंट है? फोस्टर का। अरस्तु की अध्ययन पद्धति अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी आगमनात्मक थी, तुलनात्मक थी, विश्लेषणात्मक थी, ऐतिहासिक थी, द्वंद्वात्मक थी और सादृश्यात्मक थी। किसी वस्तु पर समानता, सादृश्यात्मक पद्धति क्या है? कोई एक वस्तु है, उसमें समानता और असमानता का जब तुलना किया जाता है तो वो एक प्रकार की सादृश्यात्मक पद्धति है। जैसे कोई विचार ही ले लीजिए, कोई आइडिया ही ले लीजिए, अगर कोई आइडिया किसकी क्या पॉजिटिव पहलू है क्या निगेटिव पहलू, जब तुलना की जाती है तो वही सादृश्यात्मक पद्धति कहलाती है। अब जानते हैं सौदेश्यात्मक पद्धति क्या है, जिसे टेलियोलॉजिकल मेथड कहते हैं। मानव दो चीज़ों से बना है, मैटर है, फॉर्म है, जिसे द्रव्य या स्वरूप कहते हैं, या शरीर या आत्मा कहते हैं। इसी आत्मा या स्वरूप को जो प्लेटो है वो प्रत्यय, आइडिया कहता है। गति व परिणाम के 4 नियम बताए गए हैं। पहला है मैटेरियल कॉज, दूसरा है इफिशिएंट कॉज, तीसरा है फॉर्मल कॉज, चौथा है फाइनल कॉज। मैटेरियल कॉज क्या होते हैं? मान लीजिए हमें एक कुछ बनाना है, तो पहले हमें वो पदार्थ चाहिए। जैसे हमें एक मूर्ति बनानी है अच्छे से, तो पहले हमें एक पदार्थ चाहिए। हमने मान लीजिए संगमरमर आ गया, मैटेरियल कॉज के बारे में हमने सोचा। फिर उसके बाद उसके इफिशिएंट कॉज के, अब निर्माता या परिणाम या कारण या गति के उत्पन्न किया जाएगा। अब एक मूर्तिकार को लाया जाएगा। अब मूर्तिकार ने फॉर्मल कॉज क्या है? वस्तु का सार है। हमारे दिमाग में एक आकार बनेगा कि हमें कैसा बनाना है, मूर्ति किस प्रकार की बनानी है। तो चौथा जो फाइनल कॉज है, लक्ष्य या उद्देश्य है। तो उस प्रतिमा बनाने के लक्ष्य या उद्देश्य की तरफ हम पहुँचेंगे लास्ट में। तो ये चारों याद रखिएगा, मटेरियल कॉज, इफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज। उसके बाद आता है कि ज्ञान की 3 श्रेणियाँ बताया है। थ्योरिया या थ्योरी,
इसे थिंकिंग कहते हैं, जिसे सैद्धांतिक पद्धति है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम न्यूटन जो था वो पेड़ से देखा सेब नीचे गिरा, ये एक फॉर्मल कॉज़, ये एक थ्योरी थी, मतलब पेड़ से नीचे क्यों गिरता है, हमें पता चल गया नीचे कुछ होगा, ठीक। फिर उसके उत्पादन से लाभ क्या है, कोई चीज़ नीचे कैसे आ जाती है, मेकिंग बनाया गया। चलिए दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये पृथ्वी क्यों बनी, इस पृथ्वी में मानव का अस्तित्व है। हम ये सैद्धांतिक कॉज जानते हैं कि ये इस पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व है, लेकिन कैसे है, अब इसका कारण ढूंढेंगे। कारण कहाँ ढूंढेंगे, थिंकिंग में, सोचेंगे। फिर एक मेकिंग बनाएंगे, प्रोसेस मतलब प्रोडक्टिव मेकिंग, उत्पादन ज्ञान करेंगे कि इस पे मानव का काज कैसे है, मानव का उत्पन्न कैसे हुआ। और चौथा जो प्रैक्सिस है, व्यवहारिक ज्ञान ढूंढेंगे कि मानव का जो अस्तित्व पृथ्वी बनाया गया उसका कारण क्या है, इससे लोगों को लाभ क्या है, ये इसमें डूइंग करेंगे, इस व्यवहारिक ज्ञान अप्लाई करेंगे अपने समाज पे। कोई और दूसरा ज्ञान देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। गांधी जी की अहिंसा का विचार ले लेते हैं। गांधी जी की अहिंसा का विचार आया। अहिंसा के विचार आने के बाद ये सैद्धांतिक काज है कि गांधी जी अहिंसा से बहुत सारी जंग को जीत लिया, ब्रिटेन के साम्राज्य को उखाड़ के फेंक दिया भारत से। इस सैद्धांतिक कॉज ले लेते हैं। फिर उत्पादन कॉज में गांधी जी ने इसमें कैसे किया, इसका अब इसको किस प्रकार से उन्होंने अहिंसा को आगे बढ़ाया। और व्यवहारिक काज ये है कि समाज में उसको अप्लाई कैसे किया। जो प्रैक्टिस का ज्ञान है ये सर्वोच्च ज्ञान है, जो व्यवहार में ढाला जाता है। जैसे हम पॉलिटिकल साइंस अपना पढ़ लिए, उसको व्यवहार में किस प्रकार से ढालेंगे, तो ये हमारा प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस का अनुपालन कार्ल मार्क्स भी करता है। कार्ल मार्क्स लिखता है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थीसिस ऑन फायरबाख में कि दार्शनिकों को केवल संसार की व्याख्या ही नहीं, जबकि आवश्यक उसे बदलने की भी है। कि संसार को अगर बदलना है तो अरस्तु का कार्ल मार्क्स कहता है इसे कैसे बदला जाए, ये भी नियम बताता है। तो ये रहा आज का हमारा लेक्चर। अभी हमें और भी आगे बहुत कुछ पढ़ना है अरस्तु के बारे में। राज्य पढ़ना है, परिवार पढ़ना है, स्वर्णिम मध्यमान के नियम पढ़ने हैं, दास प्रथा पढ़नी है, विधि का शासन पढ़ना है, संपत्ति संबंधी विचार क्या थे अरस्तु के, नागरिकता पढ़नी है, श्रेष्ठ मानव और श्रेष्ठ नागरिक में अंतर क्या होता है ये पढ़ना है, क्रांति पढ़नी है, संविधानों का वर्गीकरण पढ़ना है और न्याय पढ़ना है। अभी हमें टोटल मिला के 11 टॉपिक पढ़नी है, जो हम अपने अगले लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही हमारा ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ख़त्म होगा, वैसे ही हम 200 से 300 क्वेश्चन लगभग लेकर आएंगे, और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, अगर आप इस चैनल में जुड़े रहते हैं, तो इसमें आगे के भी आपको सारे जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे इसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जय हिंद।